दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 10.5 साल की मेहनत, अनाप शनाप करोड़ों रुपए फूके गए। क्या खड़े करने में? आईटी सेल का पूरा एक पिरामिड खड़ा करने में, जिसमें ऊपर से एक झूठी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी और फिर उस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जाता था, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। उस आईटी सेल में देश में सैकड़ों लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए जोड़ा गया और नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, देश के मुसलमानों के बारे में क्या क्या नहीं परोसा गया। ये पूरा सिस्टमैटिकली चला दोस्तों। और दोस्तों, इस आईटी सेल की ताकत को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। हाँ, ये बात सही है कि ध्रुव राठी जैसे लोगों ने कोशिश की और बहुत हद तक उसको नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन सीधा आईटी सेल वालों को आईटी सेल की भाषा में जवाब देने का काम किया है इलॉन मस्क की कंपनी एक्स के एआई ग्रुप ने। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में देश की सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है। आप देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं ग्रुप के नाम पर और लगातार हो रहे हैं, हर घंटे हो रहे हैं। मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल इस एआई से पूछ लिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लिए, और ऐसी ऐसी भाषा में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जवाब दिए जिससे पूरी की पूरी जो बीजेपी आईटी सेल थी वो ऐसे कांप रही है। हालत ये हो गई कि पिछले 24 घंटे से बीजेपी आईटी सेल ने इस मामले में ना तो कुछ बोला है, ना उसके बोलने की कुछ हिम्मत है। क्यों? क्योंकि इसने वहां चोट की है जो बीजेपी आईटी सेल की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। दोस्तों, ट्रंप को जिताने में कहा जाता है कि इलॉन मस्क का सबसे बड़ा योगदान रहा। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्विटर खरीदा। ट्विटर का अमेरिका में बहुत बड़ा प्रभाव है, भारत में उतना नहीं है। भारत में इतने यूजर्स नहीं है ट्विटर के जितने यूट्यूब के हैं या इंस्टाग्राम के या फेसबुक के हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत बड़ा प्रभाव है। इलॉन मस्क की कंपनी ने जब ये कंपनी खरीदी तो इसका नाम कर दिया एक्स। एक्स का एआई है ग्रुक। अब ग्रुप से लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो सीधा हमला जानते हैं कहां हो रहा है? वो बीजेपी आईटी सेल पर हो रहा है। दोस्तों, अब ग्रुप से लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आईटी सेल की टांगे कांपने लगी है। जैसे डॉक्टर मोनिका सिंह ने पूछा, हेलो ग्रुप, भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री कौन है और उन्हें सबसे सफल क्यों माना जाता है? इसका जवाब देखिए। ग्रुप कहता है, नमस्ते, शोध के अनुसार मनमोहन सिंह को भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री माना जा सकता है, खास तौर पर उनकी आर्थिक उपलब्धियों के कारण। 2004 से 2014 के कार्यकाल में औसत जीडीपी वृद्धि दर 7.02% रही, जो सबसे अधिक है, और प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि 6.17% थी। उनकी आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया। नरेंद्र मोदी 2014-2023 की जीडीपी वृद्धि दर 5.97% रही और एचडीआई में तेज सुधार हुआ। नेहरू और इंदिरा ने भी योगदान दिया, पर उनकी आर्थिक वृद्धि कम थी। सिंह की सफलता आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित है, हालांकि उनके समय भ्रष्टाचार विवाद भी रहे। तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप ने भ्रष्टाचार को एक मुद्दा माना, लेकिन ग्रुप के हिसाब से सबसे सफल पीएम कौन है? अगर आर्थिक मामलों में देखा जाए तो मोदी फेल कर जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने। वहीं दोस्तों, तरुण गौतम ने सवाल पूछा कि बताओ ग्रुप की सबसे कम्युनल पॉलिटिशियन, मतलब सबसे सांप्रदायिक पॉलिटिशियन हमारे देश में कौन है? जवाब सुनिए। नरेंद्र मोदी को अक्सर भारत के सबसे सांप्रदायिक राजनेता के रूप में देखा जाता है, जो हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों को घुसपैठिए कहने वाली उनकी 2024 की टिप्पणी ने वैश्विक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जबकि योगी आदित्यनाथ और प्रज्ञा ठाकुर पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं। मोदी की राष्ट्रीय भूमिका उन्हें अलग करती है। ये एक विभाजनकारी विषय है। आलोचक कहते हैं कि वो तनाव को बढ़ावा देते हैं, समर्थक तर्क देते हैं कि वो राष्ट्रीय प्रगति है। आपको क्या लगता है? मतलब ग्रुप ना केवल जवाब दे रहा है, बल्कि पूरा विवेचना कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है और फिर प्रतिक्रिया भी मांग रहा है। और तो और दोस्तों, एक और बात कही जाती है, हाल के सालों में तो बहुत कही गई, कि आरएसएस का बहुत गजब का योगदान है। हालांकि अगर इतना बड़ा योगदान है तो कांग्रेस के नेता, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों या फिर पटेल हों, उनको क्यों आयातित करना पड़ता है बीजेपी को? इसका जवाब बीजेपी वाले कभी दे नहीं पाए। लेकिन इसी को लेकर एक सवाल पूछ लिया गया मोहित चौहान द्वारा कि ग्रुप बताओ कि क्या आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, अपनी भागीदारी निभाई थी? जवाब सुनिए क्या आया है। ग्रुप कहता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवार व्यक्तिगत रूप में
कुछ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस इससे दूर रहा और इसके बजाय हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया। गोलवलकर जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को ब्रिटिश विरोधी और उनके हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से अलग बताया। कुछ आरएसएस सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षित घर देने की पेशकश की, लेकिन केवल इसीलिए क्योंकि वे स्वयं ब्रिटिश रडार पर नहीं थे। अधिक जानकारी के लिए 2020 के भारतीय सांस्कृतिक मंच का लेख देखें। मतलब वो रिफर भी करते हैं, ग्रुप रिफर भी कर रहा है आगे। तो ग्रुप के हिसाब से आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। दोस्तों ये जब जवाब आया ग्रुप की तरफ से तो ध्रुव राठी ने भी प्रतिक्रिया दे दी अपनी। यूट्यूबर ध्रुव राठी जो कि लगातार बीजेपी आईटी सेल और खास तौर पर इस सरकार की भीषण आलोचना कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो हर चरण के मतदान से पहले उनकी वीडियो आती थी। ध्रुव राठी लिखते हैं, इतना सच भी नहीं बोलना था। मतलब मजाक उड़ा रहे हैं ध्रुव राठी ग्रुप का कि इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। दोस्तों इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर भी एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में ग्रुप ने कहा, हेलो, शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान दे दी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। 196 करोड़ थी, सोचिए। इसमें उनके निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वो अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और उसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद हैं। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। ये दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनके राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्या क्या नहीं बोला गया आईटी सेल द्वारा नेहरू के बारे में पिछले 10 सालों में। आज भी मोदी को संसद में भाषण देना होता है तो 2 घंटे के उनके भाषण में कम से कम 25-30 मिनट वो नेहरू की आलोचना करते हैं। सोचिए, उस नेहरू ने, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही धनी परिवार से थे, उन्होंने अपनी सारी निजी संपत्ति नए आजाद भारत को दान कर दी, क्योंकि ये उस वक्त के भारत के लिए जरूरी था। आज उसकी कीमत ग्रुप के हिसाब से 12,000 करोड़ भी हो सकती है, 49,000 करोड़ भी हो सकती है। 1,000 रुपए देने में ना किसी की जान जाती है, अगर दान पे देना पड़ जाए तो। कौन देता है दोस्तों अपनी निजी संपत्ति दान में, वो भी इस तरह से दोनों हाथों में देश को। और उस नेहरू के बारे में इस आईटी सेल ने पिछले 10 सालों में क्या क्या नहीं फैलाया, आज भी फैलाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुसलमानों का, उनका क्या योगदान रहा, इसको लेकर भी एक सवाल पूछा गया ग्रुप से कि भारत के मुसलमानों का और आरएसएस का क्या रोल रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको लेकर बताइए। तो जवाब सुनिए ग्रुप का। जो ग्रुप कहता है, भारतीय मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। मौलाना हसरत मोहानी जैसे मुसलमानों ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई और अशफाकुल्लाह खान जैसे नायक इस लड़ाई के लिए मारे गए। इस बीच आरएसएस ने काफी हद तक इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी। हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से विरोध में शामिल हुए, लेकिन समूह ने हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया, न कि ब्रिटिश विरोधी कार्रवाई पर। गोलवलकर ने स्वतंत्रता आंदोलन की आलोचना ब्रिटिश विरोधी के रूप में की और उनकी दृष्टि से अलग बताया। अधिक जानकारी के लिए 2020 के भारतीय सांस्कृतिक मंच के लेख को देखें। दोस्तों हमारे जैसे यूट्यूबर्स को जो इतने सालों से सुन रहे हैं, ये बातें उनके लिए कुछ भी नई नहीं होंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब में मंच हैं जो हिस्ट्री पर लगातार बात करते रहते हैं, हिस्ट्री के तथ्य लगातार रखते रहते हैं। अगर आप उनको भी सुनते हैं तो आपके लिए भी ये बातें नई नहीं होंगी। लेकिन ऐसा पहली बार किसी एआई के जरिए हो रहा है, जिसमें आप जिस भाषा में उसे सवाल पूछें वो उस भाषा में आपको जवाब देता है, क्रिस्प तरीके से देता है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब ग्रुप ने बकायदा एक्स पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में कई हैंडल्स को टैग कर दिया, ये बताते हुए कि ये लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, नेहरू के गलत कोट्स करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इनमें से ज्यादातर जो हैंडल्स थे वही हैंडल हैं जो आईटी सेल को प्रमोट करते हैं, आईटी सेल के एजेंडा को प्रमोट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि इसमें स्मृता प्रकाश को भी कोट किया गया ग्रुप द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन और गलत जानकारी फैलाते हुए। स्मिता प्रकाश एएनआई की संपादक हैं। हालांकि दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के सवाल ग्रुप से हर तरह के लोग मांग रहे हैं और वो हर तरह के जवाब दे रहे हैं। और कई जगह तो उसने गाली गलौज भी की है। ये अपने आप में अजीब तरीका का एआई है जो गाली गलौज भी कर रहा है। इसको लेकर भी बहुत से लोगों ने कहा, और जिसको जो सवाल सूट करता है वो सवाल पूछ रहा है। और ये भी बात सही है कि इन सवालों के जवाब मिलने से वोट नहीं मिलते, लेकिन वोट के अलावा भी देश में बहुत कुछ है। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं मेरे जैसे जो लगातार ये तथ्य आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन आज पहली बार कोई एआई आया है जो न केवल मजबूती से उसी प्लेटफॉर्म में बीजेपी आईटी सेल की पोल खोल रहा है जो उसकी मजबूती हुआ करती थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हालांकि
ट्विटर या फिर एक्स जो भी कह लीजिए, उसके यूजर भारत में बहुत कम है। लेकिन ये जो कहानी अब शुरू हो चुकी है ना, ये बहुत लंबी चलेगी और दूर तलक जाएगी, और छोटी छोटी बातों के लिए अब लोग ग्रुप से सवाल पूछेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जिस तरह से एलॉन मस्क के एआई ने पोल खोली है पिछले 24 घंटे में और भारत के सोशल मीडिया में तहलका मचाया है, लंबे वक्त तक चला, तो आईटी सेल के क्या हाल होने वाला है? पानी नहीं मांगेगा आईटी सेल वाला? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।